स्वागत है आप सभी का जनरल लॉ 24 में। देखो, हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर कुछ मेथड्स के बारे में जाना था जिनके थ्रू कोर्ट क्या करता है, कोर्ट इस बात को एश्योर करता है कि जब कोर्ट में ट्रायल चल रहा होगा तो उस ट्रायल में एक्यूज्ड भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है। सो बेसिकली 3 मेथड थे जिनके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर बात की थी, जिनमें से एक मेथड था सम्मन, दूसरा मेथड था वारंट और तीसरा मेथड था अटैचमेंट। यानी कि कुछ ऐसे ऑफेंसेस जहां पर कोर्ट केवल सम्मन इशू कर सकता है, वहां पर कोर्ट सम्मन इशू करेगा। अब सम्मन कैसे इशू किया जाएगा उसको हमने डिटेल के अंदर अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर लिया है। लेकिन कुछ ऐसे ऑफेंसेस जहां पर कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो सम्मन भी इशू कर सकता है, वो वारंट भी इशू कर सकता है, लेकिन कोर्ट को इस बात का डर है कि अगर उसने सम्मन इशू किया तो वो सम्मन एक्यूज्ड फॉलो नहीं करेगा, तो उस सिचुएशन में कोर्ट क्या करता है, कोर्ट वारंट इशू कर देता है। लेकिन कोर्ट के सम्मन इशू करने के बाद और वारंट इशू करने के बाद भी अगर एक्यूज्ड कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता है तो तीसरा और आखिरी मेथड जो बचता है कोर्ट के पास वो है अटैचमेंट। ठीक है ना। यानी कि कोर्ट क्या करता है, कोर्ट एक्यूज्ड की प्रॉपर्टी को अटैच कर लेता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और उस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अगर एक्यूज्ड आता है रीजन के साथ तो कोर्ट क्या करता है, उस एक्यूज्ड की प्रॉपर्टी को जो उसने अटैच किया था उसको वो डिस्चार्ज कर देता है। लेकिन उस पीरियड के खत्म होने के बाद एक्यूज्ड आता है या एक्यूज्ड नहीं भी आता है तो वहां पर कोर्ट क्या करता है, कोर्ट उस अटैच की गई प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देता है। ठीक है ना। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड मेथड की, जो है वारंट। यानी कि कौन से ऑफेंसेस हैं जहां पर कोर्ट वारंट इशू करेगा, किस तरीके से करेगा, कौन एग्जीक्यूट करेगा उस वारंट को, कैसे वो वारंट इशू किया जाएगा, और भी बहुत ढेर सारी चीजें जो वारंट से रिलेटेड हैं, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखो, जनरली होता ये है कि वो सारे ऑफेंसेस जिनके लिए आईपीसी में या फिर किसी और एक्ट में या तो 2 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है, या फिर डेथ पेनल्टी का प्रावधान है, या फिर लाइफ इंप्रिजमेंट का प्रावधान है। ठीक है ना। तो उन केसेस में कोर्ट जनरली क्या करता है, कोर्ट वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करता है। या फिर उन केसेस में जहां पर कोर्ट ने पहले सम्मन इशू किया था लेकिन अब सम्मन का फुलफिलमेंट नहीं हुआ एक्यूज्ड द्वारा, तो वहां पर भी कोर्ट क्या करता है, वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोर्ट ने जो वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया है उस वारंट का फॉर्मेट क्या होगा, उस वारंट के अंदर क्या क्या चीजें लिखी जाएंगी। ठीक है ना। तो उस वारंट का फॉर्मेट क्या होगा वो सीआरपीसी के 4 सेक्शन हमें बताते हैं, जो है सेक्शन नंबर 70, 71, 72 एंड 73। जिनमें से सेक्शन 70 हमें बताता है कि एक बेसिक फॉर्मेट, एक बेसिक आउटलेट जो होता है वारंट का वो क्या होगा और उसका ड्यूरेशन क्या होगा। ठीक है ना। जहां सेक्शन 70 का पहला क्लॉज हमें कहता है कि जो भी वारंट ऑफ अरेस्ट कोर्ट द्वारा इशू किया जाएगा वो राइटिंग में होगा, उसके ऊपर कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर होंगे, साथ साथ उसके ऊपर कोर्ट की सील भी लगी होगी। ठीक है ना। इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी हैं जो वारंट ऑफ अरेस्ट में ऐड ऑन की जाती हैं कोर्ट द्वारा, जैसे कि जो व्यक्ति उस वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट करने वाला है उसका नाम उस वारंट के ऊपर लिखा होता, उसके साथ साथ जिस व्यक्ति को उस वारंट ऑफ अरेस्ट के थ्रू अरेस्ट किया जाना है उसका पूरा नाम, और साथ में उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन कि उसने क्या किया है, उसका एड्रेस क्या है, जो उसने ऑफेंस किया है वो कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, और भी बहुत ढेर सारी चीजें जो रेलिवेंट है वो सारी की सारी चीजें वारंट ऑफ अरेस्ट में कोर्ट द्वारा लिखी जाएंगी। ठीक है ना। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट, एक बेसिक लेआउट हो गया कि वारंट ऑफ अरेस्ट में क्या क्या चीजें लिखी जाएंगी। अब सवाल ये उठता है कि कितने टाइम तक वारंट ऑफ अरेस्ट लागू रहेगा। ठीक है ना। तो उसके रिगार्डिंग सेक्शन 70 का सेकंड क्लॉज कहता है कि हर एक वो वारंट जो एक बारी लागू हो गया कोर्ट द्वारा, यानी कि एक बारी जब कोर्ट ने किसी वारंट ऑफ अरेस्ट को इशू कर दिया तो जब तक कोर्ट उसे खुद कैंसिल ना कर दे या फिर जब तक पुलिस ऑफिसर या फिर जिस भी व्यक्ति को उस वारंट में अथॉरिटी दी गई है एक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए वो उस वारंट को एग्जीक्यूट ना कर ले, तब तक वो वारंट
फोर्स में ही रहेगा, यानी तब तक वो वारंट लागू ही रहेगा। ठीक है ना। देखो जनरली होता ये है कि जब भी कोई कोर्ट कोई वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करता है तो वो इस पर्पस के साथ इशू करता है कि पुलिस उस व्यक्ति को अरेस्ट कर ले, जिससे कि जब भी उस व्यक्ति के अगेंस्ट कोर्ट में ट्रायल चले तो उस ट्रायल के वक्त वो एक्यूज्ड भी वहां पर मौजूद हो। लेकिन सेक्शन 71 का पहला क्लॉज हमें यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट जब कोई भी कोर्ट वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करती है तो उस कोर्ट के पास इस बात की डिस्क्रिशन होती है कि वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन उस वारंट में एंडोर्स कर सके, जिसको अगर एक्यूज्ड फुलफिल करता है तो उस एक्यूज्ड को पुलिस अपनी कस्टडी से छोड़ देगी। ठीक है ना। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस कौन से हैं। तो उसके रिगार्डिंग सेक्शन 71 का पहला क्लॉज हमें ये कहता है कि सबसे पहले तो एक्यूज्ड को बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। ठीक है ना। उसके बाद वो इस बात की सफिशिएंट श्योरिटीज भी पुलिस ऑफिसर को प्रोवाइड करेगा कि जब भी कोर्ट उस व्यक्ति को डायरेक्शन देगा कि कोर्ट में प्रेजेंट होना है तो वो एक्यूज्ड कोर्ट में प्रेजेंट होगा। ठीक है ना। ये टर्म्स एंड कंडीशन अगर एक्यूज्ड फुलफिल करता है तो पुलिस ऑफिसर उस एक्यूज्ड पर्सन को अपनी कस्टडी से रिलीज कर देगी। ठीक है ना। लेकिन सवाल ये उठता है कि कितने नंबर ऑफ श्योरिटीज, कितने अमाउंट का बॉन्ड और किस टाइम पे एक्यूज्ड को कोर्ट में प्रेजेंट होना है। ठीक है ना। तो ये तीन चीजें हैं जिसके बारे में कोर्ट वारंट ऑफ अरेस्ट में बताएगा। अब वारंट ऑफ अरेस्ट में कोर्ट जब श्योरिटीज के बारे में बताएगा तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक्यूज्ड से कितने नंबर ऑफ श्योरिटीज चाहता है। उसके साथ साथ जब कोर्ट इस बात को कहेगा कि एक्यूज्ड को बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है तो उस बॉन्ड की अमाउंट कितनी होगी वो भी कोर्ट डिसाइड करेगा, और किस टाइम कोर्ट चाहता है कि एक्यूज्ड कोर्ट में प्रेजेंट हो तो उस टाइम को भी डिसाइड करने की पावर किसके पास है, कोर्ट के पास है। तो ये तीनों चीजें कोर्ट अपने वारंट ऑफ अरेस्ट में एंडोर्स करेगा। ठीक है ना। अब जब कोर्ट ने वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया इन तीन चीजों को लिखकर, और उसके एग्जीक्यूशन में जब पुलिस ऑफिसर ने एक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट किया और अरेस्टेड पर्सन को जब इन तीन टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बताया तो वो एक्यूज्ड अगर इन तीन टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए रेडी हो गया और उसने बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दिया तो पुलिस पहले तो उसको अपनी कस्टडी से रिलीज करेगी। उसके बाद पुलिस ऑफिसर उस बॉन्ड को फॉरवर्ड करेगा उस कोर्ट के पास जिस कोर्ट ने उस वारंट ऑफ अरेस्ट को इशू किया था। ठीक है। तो देखो अभी सेक्शन 70 सेक्शन 71 इन दोनों सेक्शन में हमने देखा कि कोर्ट वारंट इशू कर रहा है जिसके अंदर वो एक व्यक्ति को अथॉरिटी दे रहा है वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए। तो वो व्यक्ति कौन है, कोर्ट किसको डायरेक्शन देगा वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए, वो बात हमें सेक्शन नंबर 72 बताता है, जहां सेक्शन 72 का पहला क्लॉज हमें कहता है अ वारंट ऑफ अरेस्ट shall ordinarily be directed to one or more police officers, but the court issuing such a warrant may, if its immediate execution is necessary and no police officer is immediately available, direct it to any other person or persons, and such person or persons shall execute the same। देखो सेक्शन 72 का पहला क्लॉज सिंपल हमको ये कह रहा है कि कोर्ट जब भी वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करेगा तो या तो वो किसी एक पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन दे देगा या फिर वो क्या कर सकता है, एक से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स को भी डायरेक्शन दे सकता है वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन अगर कोर्ट के सामने कोई एक ऐसी इमीडिएट सिचुएशन आती है जहां पे वारंट को तुरंत एग्जीक्यूट करना है और उस वक्त कोई भी पुलिस ऑफिसर आसपास मौजूद नहीं है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट उस पुलिस ऑफिसर के बजाय किसी थर्ड पर्सन को भी वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए कह सकता है। ठीक है ना। अब वो थर्ड पर्सन कैसे वारंट एग्जीक्यूट करेगा वो हम आगे देखेंगे। ठीक है। तो अब उसके बाद सेक्शन 72 का सेकंड क्लॉज हमसे कहता है जहां पर कोर्ट ने एक से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स को डायरेक्शन दिया है अरेस्ट वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, वहां पर जितने भी पुलिस ऑफिसर्स को डायरेक्शन दी गई है उनके पास ये डिस्क्रिशन है
कि उनमें से कोई एक व्यक्ति भी जाकर उस वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट कर सकता है या फिर सारे ही पुलिस ऑफिसर्स जाकर उस वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहां पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोर्ट ने 5 पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन दिया है तो पांचों पुलिस ऑफिसर जाकर वारंट को एग्जीक्यूट करा रहे हैं। अगर वहां पर केवल एक पुलिस ऑफिसर की जरूरत है तो वहां पर एक पुलिस ऑफिसर जाकर भी वारंट को एग्जीक्यूट कर सकता है। 2 की जरूरत है तो 2 भी जा सकते हैं, 3 की जरूरत है तो 3 भी जा सकते हैं, अगर सबकी जरूरत है तो सब भी जा सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि 5 को बोला तो 5 हो जाएंगे। ठीक बात है। वह इसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 73 की। तो सेक्शन नंबर 73 कहता है कि वारंट मे बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। देखो यहां पर जो सेक्शन 72 है, यहां पर जो थर्ड पर्सन है वो कोर्ट का ही कोई आदमी है, लेकिन यहां पर सेक्शन 73 के अंदर जिस थर्ड पर्सन की बात हो रही है वो कोई भी पर्सन हो सकता है। वो हो सकता है कोर्ट का कोई आदमी हो, वो कोर्ट के बाहर का भी कोई आदमी हो सकता है। ठीक है ना। जिसके रिगार्डिंग सेक्शन 73 का पहला क्लॉज हमसे कहता है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास ये पावर है कि वो किसी थर्ड पर्सन को भी डायरेक्शन दे सकते हैं वारंट के अंदर जो कोर्ट के लोकल ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर रहता हो लेकिन कोर्ट के बाहर का आदमी हो। ठीक है ना। उसको डायरेक्शन दी जाएगी कि वो उस एक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकता है जो या तो क्या होगा, एस्केप्ड कन्विक्ट होगा, यानी कि वो भागा हुआ अपराधी है, या फिर वो व्यक्ति जिसको कोर्ट ने क्या कर दिया है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया है, यानी कि उसे भगौड़ा घोषित कर दिया गया है, या फिर कोई ऐसा एक्यूज्ड पर्सन जिसने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है और उसके बाद वो अरेस्ट से बच रहा है। ठीक है ना। तो यानी कि सीजेएम और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास पावर है कि वो किसी थर्ड पर्सन को भी ये पावर दे सकते हैं कि वो अरेस्ट कर सके उस व्यक्ति को जो भागा हुआ अपराधी है या फिर भगौड़ा है या फिर उस व्यक्ति ने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है और अरेस्ट से बच रहा है। ठीक है ना। तो वहीं उसके बाद सेक्शन नंबर 73 के सेकंड क्लॉज की हम बात करें तो सेक्शन नंबर 73 का सेकंड क्लॉज हमसे कहता है कि सपोज करो कोई एक एक्स नाम का एक्यूज्ड है जिसके लिए कोर्ट वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करना चाहती है, बट वहां पर कोर्ट पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन न देकर किसी थर्ड पर्सन को डायरेक्शन देना चाहती है। तो ऐसी सिचुएशन में सीजेएम या फिर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जब उस थर्ड पर्सन को डायरेक्शन देगी वारंट ऑफ अरेस्ट में तो उससे पहले वो उससे पूछ लेगी कि हम आपको डायरेक्शन देना चाहते हैं जिससे कि आप इस एक्स नाम के एक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकें, क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? और अगर ये थर्ड पर्सन इस बात के लिए तैयार है तो उसे एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा राइटिंग में कि हाँ मैं तैयार हूं, आप मुझे डायरेक्शन दे सकते हैं वारंट में कि मैं इस एक्स पर्सन को अरेस्ट कर सकूं। ठीक है ना। तो इन शॉर्ट पुलिस ऑफिसर को वारंट जब इशू किया जाता है तो वहां पर पुलिस ऑफिसर की परमिशन नहीं ली जाती, लेकिन जब किसी थर्ड पर्सन को वारंट के अंदर डायरेक्ट किया जाता है तो वहां पर उस थर्ड पर्सन से पहले राइटिंग में परमिशन ली जाती है। अगर वो परमिशन देता है तो ही उसका नाम वारंट में लिखा जाता है, अदरवाइज उसको डायरेक्शन नहीं दी जाती कोर्ट द्वारा वारंट ऑफ अरेस्ट में। ठीक है। उसके बाद बात करें हम सेक्शन नंबर 73 के थर्ड क्लॉज की, तो ये क्लॉज हमसे कहता है कि जिस व्यक्ति को कोर्ट ने पावर दी थी एक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए, जब वो एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लेगा तो जहां पर भी उस व्यक्ति ने इस एक्यूज्ड को अरेस्ट किया है वो देखेगा कि उसके सबसे पास कौन सा पुलिस स्टेशन है। जो भी पुलिस स्टेशन उसके सबसे पास होगा वहां पर जाकर उस एक्यूज्ड को ये पर्सन क्या करेगा, सबमिट कर देगा। अब वो पुलिस ऑफिसर उस पुलिस स्टेशन का जिसके पास इस व्यक्ति ने इस एक्यूज्ड को सबमिट किया है वो ये देखेगा कि जो वारंट इशू किया था कोर्ट ने वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। अगर तो वो बेलेबल है तो ये पुलिस ऑफिसर अपने पास से ही उस व्यक्ति को बेल दे देगा, लेकिन अगर वो वारंट नॉन बेलेबल है तो ये पुलिस ऑफिसर इस एक्यूज्ड को उस इशूइंग कोर्ट के पास प्रेजेंट कर देगा। ठीक है ना। ठीक है ना। तो यानी कि जिस व्यक्ति को कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी अरेस्ट करने के लिए
वो व्यक्ति डायरेक्टली अरेस्ट करने के बाद एक्यूज्ड को कोर्ट में प्रेजेंट नहीं करेगा, वो पहले उस एक्यूज्ड को नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में सबमिट करेगा। वो पुलिस स्टेशन का जो भी एसएचओ होगा वो क्या करेगा, वो चेक करेगा जो कोर्ट ने इशू किया है वारंट वो बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है। अगर बेलेबल है तो सेक्शन नंबर 71 के तहत एक्यूज्ड को बेल दे देगा। अदरवाइज अगर वो वारंट नॉन बेलेबल है तो फिर वहां पर पुलिस ऑफिसर उस एक्यूज्ड पर्सन को इशूइंग कोर्ट के पास प्रेजेंट कर देगा। ठीक है। तो देखो अभी तक हमने जितने भी 4 सेक्शन पढ़े वो चारों सेक्शन हमें ये बताते हैं कि जब कोर्ट वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करेगा तो उस वारंट का फॉर्मेट क्या होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब कोर्ट वो वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करेगा तो उस वारंट को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो अब उस वारंट को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा उसके रिगार्डिंग सीआरपीसी के अंदर 3 सेक्शन हैं जो है सेक्शन नंबर 74, 75 एंड 76, जिसमें से सेक्शन नंबर 74 हमें कहता है कि जहां पर कोर्ट वारंट ऑफ अरेस्ट में पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करता है वहां पर या तो वो पुलिस ऑफिसर खुद जाकर उस वारंट को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, या फिर वो पुलिस ऑफिसर अपने किसी सबऑर्डिनेट का नाम उस वारंट पर एंडोर्स कर उसे कह सकता है कि जाकर तुम वारंट एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है ना। वही हम बात करें सेक्शन नंबर 75 की, तो सेक्शन नंबर 75 हमसे कहता है कि जब कोई पुलिस ऑफिसर या कोई तीसरा पर्सन जिसको कोर्ट ने अथॉरिटी दी है वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, जब वो वारंट को एग्जीक्यूट करने के पर्पस से एक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए जाता है तो वो एक्यूज्ड को वर्बली समराइज्ड फॉर्म में उस वारंट के बारे में बताएगा और अगर जरूरत पड़ती है तो उस एक्यूज्ड को वारंट शो भी कर देगा। ठीक है ना। सो उसके बाद बात करें हम सेक्शन नंबर 76 की, तो सेक्शन नंबर 76 हमें सिंपल ये कहता है कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर या कोई थर्ड पर्सन जिसको अथॉरिटी दी है वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, जब वो वारंट को एग्जीक्यूट करके एक्यूज्ड को अरेस्ट करता है तो उसकी ये ड्यूटी बनती है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो एक्यूज्ड को कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर दे। ठीक है ना। और अगर डिले होता है बाय एनी हाउ तो वो 24 आवर्स से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और जिस वक्त एक्यूज्ड को अरेस्ट किया वहां से लेकर जिस टाइम एक्यूज्ड को कोर्ट में प्रेजेंट किया, ये जो टाइम गैप है, इस टाइम गैप के अंदर जो जर्नी टाइम है उसको काउंट नहीं करेंगे। सपोज करो कोर्ट ने किसी एक्स पर्सन के अगेंस्ट वारंट इशू किया है कि इस एक्स पर्सन को पकड़ कर लेकर आओ, और ये एक्स पर्सन छुपा बैठा है कहां पर, मध्य प्रदेश में, और दिल्ली की कोर्ट ने बोला है कि इस एक्स पर्सन को पकड़ कर लेकर आओ। ठीक है ना। अब मध्य प्रदेश से दिल्ली की कोर्ट तक लाने के लिए जो जर्नी टाइम है वो जर्नी टाइम को हम रिड्यूस कर देंगे। उसके बाद का जो टाइम पीरियड बचता है वो टाइम पीरियड 24 आवर्स से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है ना।